हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 14 दैट इज वाटर। तो वाटर के बारे में हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं कि वाटर क्या होता है और वाटर कहाँ से आता है। इसमें आपने वाटर के सोर्सेस भी देखे और आपने देखा कि वाटर का अगर पानी कम पड़ जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है और अगर पानी अधिक हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो जल है यानी वाटर है, वाटर का हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था जो जल के स्रोत हैं, यानी कि जो वाटर है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, जिसमें आपने देखा था वर्षा का जल और भूमिगत जल जो है वो जल के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट आपने देखा था जल की अवस्थाएं, यानी जल के कितने फेजेस होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, जिसमें आपने 3 फेजेस के बारे में पढ़ा था। कौन सा था? सबसे पहले आपके पास सॉलिड आया यानी जो बर्फ होता है। नेक्स्ट आपके पास लिक्विड आया यानी जो तरल जो हम यूज करते हैं जो पानी, वो क्या होता है? वो लिक्विड होता है। और नेक्स्ट आपने क्या देखा था? गैस होता है, यानी कि जो भी भाप आप देखते हैं, यानी जब आपने पानी बॉईल किया और जो आपने ऊष्मा देखी, जो भाप देखा, वो क्या था? वो वाटर की गैसेस फॉर्म थी। नेक्स्ट आपने पढ़ा जल चक्र के बारे में, जिसमें आपने देखा कि जो जल का एक चक्र कैसे रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? सूर्य करता है। यानी कि जो वाटर बॉडीज होती हैं जैसे समुद्र या तालाब हो गए, वहां से पानी जो है वाष्प के रूप में ऊपर जाता है। फिर क्या होता है? फिर बादल का फॉर्मेशन होता है। तो पानी के ऊपर जाने को हमने वाष्पीकरण कहा, बादल के बनने को हमने संघनन कहा। उसके बाद क्या आता है? जो ये बादल होते हैं, बादलों से पानी नीचे आता है, जिसे आपने क्या कहा? अवक्षेपण कहा। और लास्ट में क्या होता है? जो पानी होता है वो अलग अलग वाटर बॉडी से मिलके कहाँ आता है? लास्ट में समुद्र में आता है, जिसे आपने क्या कहा? संग्रह का। तो ये तो क्या था? वाटर साइकिल था। वाटर साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसे कल नोट भी किया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आया था, आपने जल तालिका के बारे में पढ़ा था। जैसे हमने मृदा तालिका के बारे में पढ़ा, वैसे ही क्या होती है? जल तालिका होती है, यानी कि जो अलग अलग स्तर पे जो जल का स्तर होता है वो अलग अलग होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा था? सूखा। यानी सूखा कैसे होता है? आपने देखा था कि यदि किसी स्थान में, किसी क्षेत्र में 1 वर्ष से अधिक टाइम तक या फिर 1 वर्ष तक बारिश ना हो, यानी 1 साल तक लगातार वहां पे बारिश नहीं हो रही है, तो क्या होता है? जो भूमि होती है, यानी जो भी खेत होते हैं या फिर जो भी ग्राउंड होता है, वहां से वाष्पीकरण होता रहता है। अब जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो निरंतर रूप से होती रहती है। क्यों? क्योंकि इसे कौन रेगुलेट कर रहा है? ये किसकी वजह से हो रहा है वाष्पीकरण? सूर्य की किरणों से। तो आपको पता है कि जो सूर्य की, यानी कि हमारी जो पृथ्वी पे रोज ही सूर्य उगता है, रोज ही क्या होती है? सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं। इस वजह से क्या होगा? रोज ही क्या होगा? वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। जब रोज वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है तो रोज जल की हानि हो रही है। कहाँ से? लैंड से, यानी जो भी आपका जो भूमि होती है वहां से, और जो आपके प्लांट्स होते हैं वहां से। यानी यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से जल की हानि लगातार हो रही है। यदि इस कंडीशन में क्या हो, इस कंडीशन में बारिश ना आए तो फिर क्या होगा? जितना भी पानी भूमि में प्रेजेंट था, जो कि मिट्टी के कणों के बीच पानी था, उसका वाष्पीकरण हो जाता है। अब जब वाष्पीकरण हो गया तो आपने क्या देखा? यहाँ पे ऐसी दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, जो कि आपको डायग्राम में दिख रही होगी कि बीच में क्या है? दरारें पड़नी शुरू हो गई। वो क्यों हुई? क्योंकि वहां पे क्या थे? वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, और वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ, यानी वाष्पीकरण हुआ, और जो भी जल था वो भाप के रूप में उड़ गया। अब यहाँ पे दरारें पड़ रही हैं। नेक्स्ट क्या हुआ? जो प्लांट्स होते हैं, यानी जब हम पादपों की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी क्या हो रहा था? ट्रांसपीरेशन हो रहा था, यानी वाष्पोत्सर्जन हो रहा था। तो वहां पे क्या हुआ कि जो पौधे की पत्तियों से जल की हानि हुई और जो पेड़ पौधे थे वो पूरे सूख गए। तो इसमें आपने क्या देखा था कि जो सूखे के क्या क्या परिणाम आपने देखे थे? सबसे पहले आपने देखा था कि फसल का ना होना, यानी कि अगर कोई खेत है उसमें ऐसी दरारें पड़ गई, वहां पे पानी है ही नहीं, तो वहां पे कोई भी पौधा जो है वो उग नहीं पाएगा। क्योंकि कल जब हमने बात की थी कि जो पानी होता है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हर एक प्लांट के लिए, हर एक पादप के लिए इम्पोर्टेंट है। पादपों की जब हमने बात की थी, प्लांट्स की हमने बात की थी, तो जो वाटर होता है वो कहाँ इंपॉर्टेंट होता है? जब आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ रहे थे, यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में जब आपने पढ़ा था,
तो आपने जाना था कि जो आवश्यक तत्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और जल, ये जो चारों ही तत्व हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए। अब इनमें से अगर एक भी तत्व ना हो तो क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इट मीन फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो क्या हुआ, पौधों के भोजन का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब यदि भोजन का निर्माण नहीं हो पा रहा है तो जो पौधा है या जो ट्री है, जो प्लांट है, वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो उसकी मृत्यु हो जा रही है। अब यहाँ पे कोई भी पौधे, कोई भी प्लांट नहीं होगा तो क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, जो एनिमल्स होते हैं फिर क्या होते हैं, भोजन और चारे की उपलब्धता घट जाएगी। यानी कि जो भी एनिमल्स हैं, जो भी जंतु हैं, जिसे हमने क्या कहा था, परपोषी, जैसे कि परपोषी क्या है, आप और हम क्या है, परपोषी हैं। हम अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड है, किस पे आश्रित है, प्लांट्स पे। तो हम जो भी अपना भोजन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। हमने कहा था चाहे फल हो, सब्जियां हो, दालें हो, या आपका गेहूं, चावल, जो भी आप खाते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो होता है खेतों से। खेतों से कहाँ से, यानी प्लांट से। अब प्लांट की डेथ हो जाएगी तो क्या हुआ, पहले तो फसलें नहीं हुई, फिर भोजन और चारे की क्या हुई, भोजन और चारे की कमी हो गई। फिर इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो भी लिविंग ऑर्गेन्स है उनका जो जीवन है वो संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे पहले क्या हुई, पहले जो जमीन थी वो सूख गई क्योंकि वहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो प्लांट थे उनकी मृत्यु होनी शुरू हो गई, और वहाँ पे यहाँ पे जो फसलें थी वो ग्रो नहीं कर रही थी, तो फसलें भी क्या हुई, उन फसलों की डेथ हो गई या फिर फसलें खराब हो गई। अब जब भोजन ही नहीं बचेगा तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, वो क्या है, धीरे धीरे इनकी भी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। तो आपने देखा कि जो सूखा है वो सूखे के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, यानी कि इसके जो प्रभाव हैं बहुत हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपने पढ़ा था बाढ़ के बारे में। तो बाढ़ क्या होती है, बाढ़ सूखे से जस्ट अपोजिट है, यानी कि सूखे में क्या हो रही थी, पानी की हानि, पानी की कमी हो रही थी। पानी की कमी के कारण क्या हो रहा था, जीव जंतु मर रहे थे, उनकी डेथ हो रही थी। अब बाढ़ में क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में क्या हुई, बहुत बारिश होनी शुरू हो गई, और वो बारिश कैसे कैसे थी, एक तो उसकी तीव्रता यानी उसकी गति क्या थी, बहुत अधिक थी। दो चीजें बाढ़ में इंपॉर्टेंट है, एक तो गति बहुत तेज थी, और एक क्या थी, कंटिन्यूस, यानी उसकी उसका जो ड्यूरेशन था, उसकी जो अवधि थी वो बहुत ज्यादा थी, यानी कि बहुत तेज बारिश हो रही है और बहुत ज्यादा दिनों तक हो रही है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी के बीच जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, वो बाहर निकलने लगती है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा पानी आ गया। अब जब ऑक्सीजन मिट्टी से बाहर निकलने लग गई तो जो माइक्रोब्स होंगे, जो भी वहाँ पे जो इंसेक्ट या कीड़े होते हैं, वो भी क्या वहां से बाहर निकलने लगते हैं, मिट्टी से बाहर निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड क्या होता है, मिट्टी का इरोजन, यानी मिट्टी का कटान होने लगता है। मिट्टी का कटान हो रहा है तो क्या है, पेड़ पौधे भी टूट रहे हैं, पेड़ पौधे टूट रहे हैं, मिट्टी का कटान हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, खेत भी गिर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप पिक्चर में कंडीशन देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, पूरी फ्लड की यानी पूरी बाढ़ की कंडीशन आ गई है। कैसे आई है बाढ़ की कंडीशन, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा वर्षा हुई और बहुत ज्यादा टाइम तक हुई। अब बाढ़ के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो क्या क्या कारक हो सकते हैं, हमने पढ़ा था। सबसे पहला जो कारक है तीव्रता और अवधि, यानी कि दो आपको मेन रीजन याद रखने हैं बाढ़ में। तीव्रता यानी किस स्पीड से, किस गति से बारिश हो रही है। नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है अवधि, यानी किसी रीजन में बारिश अगर लगातार कई दिनों तक होती जा रही है तो क्या होगा, वहां पे जल भराव हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ, जितनी पानी की आवश्यकता पेड़ पौधों को थी, जितनी पानी की आवश्यकता मिट्टी को थी, उन्होंने एब्जॉर्ब किया, सोखा। अब क्या हुआ, जब पानी अधिक, मतलब बारिश होती जा रही है फिर भी, तो क्या होगा, पानी ऊपर ऊपर फ्लोट करने लगेगा, यानी कि बाढ़ आ जाएगी। तो इन कारकों में आपने देखा कि पहले तीव्रता, अवधि, प्लस इसमें और क्या आएगा, मिट्टी की संरचना, मिट्टी की स्थिति, यानी कि मिट्टी कैसी है। कोई जो मिट्टी होती है उसका इरोजन इजिली नहीं होता है, उसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली कॉम्पैक्ट होते हैं। कोई मिट्टी होती थी उसका इरोजन नहीं, उसका कटान बहुत इजिली हो जाता है। तो ये क्या होगा, मिट्टी की स्थिति पे होगा। प्लस क्या होगा कि जमीन पे पेड़ पौधे की उपलब्धता कितनी है, यानी कि जब आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था तो प्लांट्स की जब आपने बेनिफिट देखे थे यानी लाभ देखे थे, तो उसमें एक क्या था कि जो मिट्टी होती है उसे कौन जकड़ के रखता है, वो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट की जड़ें जो होती है वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं। तो अगर किसी स्थान पे बहुत
कम पेड़ पौधे हैं या फिर पेड़ पौधे नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, मिट्टी का इरोजन बहुत ईजिली होगा, यानी मिट्टी का कटान बहुत आसानी से हो सकता है। वहीं वहाँ पे अगर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो जो मिट्टी का कटान है वो इतनी ईजिली नहीं होगा। वो क्या होगा, या तो वो अगर बहुत तेज बारिश आ रही है, बहुत ज्यादा दिनों तक आ रही है, तो तभी उसका जो मिट्टी का इरोजन वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो ये आपने पढ़ा कि बाढ़ के बारे में, बाढ़ क्या होती है, बाढ़ कैसे आती है और बाढ़ के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है जल के उपयोग। अब हमने जल के बारे में इतनी बातें कर ली हैं कि जल के उपयोग के बारे में हमने खुद ब खुद डिस्कस कर लिया है। आपको भी पता है कि जो जल है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप जब सुबह उठते हैं और जब रात को सोते हैं, इस बीच में आप अपनी दिनचर्या को जब देखेंगे तो आप जानेंगे कि जो आपका एक भी काम जो है बिना पानी के नहीं होता है। फिर भी हम इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आपके पास आता है सफाई। अब सफाई में क्या होगा, सफाई में हर एक चीज की सफाई आ जाती है। आपकी अपनी सफाई होती है, आपके अपने घर की सफाई होती है, और भी सारे आपके कपड़ों की सफाई होती है। यानी जो भी क्लीनिंग होती है, जो भी सफाई होती है, वो किससे होती है, वो पानी से होती है। ये तो हमने अपने बारे में बात की। आप अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं, चाहे चाहे आपकी गाड़ी हो, आपके खिलौने हो, या फिर आपके क्या हो, आपकी मम्मी की ज्वेलरी हो, उन सारी चीजों की सफाई किसके द्वारा होती है, पानी के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्या होता है, आप नहाते हैं पानी से, आप क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट आता है कि सिंचाई, यानी सिंचाई क्या होती है, जब आपने देखा होगा, किसानों को देखा होगा, या फिर आपके अपने खेत होंगे या फिर बगीचे होंगे, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, पानी की सिंचाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो पेड़ पौधों को किसकी जरूरत होती है, पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देखेंगे तो आप बहुत सारे यहाँ पे पिक्चर देखेंगे। तो सिंचाई कहाँ हो रही है, सिंचाई हो रही है खेतों में या बगीचों में। सिंचाई के द्वारा ही क्या होता है, सिंचाई के द्वारा ही पेड़ पौधों को पानी मिलता है जो कि आप उगाते हैं। नेक्स्ट बागवानी, जो कि मैंने आपको, जैसे गार्डनिंग होते, किसी के गार्डन होते, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी बागवानी किसके द्वारा की जाती है, पानी के द्वारा की जाती है। अगला क्या होगा, भोजन पकाना, यानी कि जब भी आप खाना पकाते हैं तो आप पानी का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट आपने देखा बिजली पैदा करने के लिए, यानी जो बिजली बनती है, बिजली का जो निर्माण होता है वो भी पानी के द्वारा ही होता है। आप आगे के जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो जल से बिजली का उत्पादन कैसे होता है। यानी आपने एक नई बात जानी कि यहाँ से क्या होता है, पानी से बिजली का भी फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट उद्योगों में, जैसे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो कारखाने होते हैं, वहाँ पे भी पानी का यूज होता है। और क्या होता है, मनोरंजन गतिविधियां, जैसे कि आप स्विमिंग करते हैं वहाँ पे, और पानी से आप जो खेलते हैं, यहाँ पे भी कहते हैं मनोरंजन गतिविधियां भी इसमें शामिल होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देखेंगे, ये ड्रिंकिंग है, यानी पानी पीना, भोजन बनाने में, नहाने में, कपड़े धोने में, और एक ये है कि आग को बुझाने में, यानी कि जब भी कहीं पे आग लग जाती है तो क्या होता है, हम पानी का उपयोग करते हैं। तो ये हमने जाना पानी के उपयोग। इसके अलावा भी पानी के बहुत सारे उपयोग हैं, यानी कि जब आप सोचेंगे तो आपको बहुत सारे पानी के उपयोग मिलेंगे। आप इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, प्लस उन पॉइंट्स को भी करेंगे जो कि यहाँ पे नहीं है और आपको याद आ रहे हैं कि जो पानी का उपयोग और कहाँ कहाँ हो सकता है। चलिए, ये तो आपने जाना कि पानी के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है वो आता है जल संरक्षण। यानी कि आपने अभी तक जाना कि पानी क्या होता है, पानी कहाँ से आता है, पानी की जो साइकिल होती है, यानी जल चक्र होता है, वो क्या होता है, वो कैसे रेगुलेट होता है, कितने इसमें क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। उसके बाद आपने जाना कि सूखा क्या होता है, बाढ़ क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी जाना कि जल के क्या क्या उपयोग होते हैं। अब बात आती है जल संरक्षण की। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने जाना था कि जो एक व्यक्ति होता है वो एक दिन में 600 से 700 लीटर पानी यूज करता है। यानी कि ये क्या है, सिर्फ एक व्यक्ति का ही आंकड़ा है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि जो इस दुनिया में इतने सारे लोग होते हैं, तो वो सारे जो लोग होते हैं वो इतना ही पानी यूज करते होंगे। हमने ये भी पढ़ा था जो पानी है वो लिमिटेड है हमारी अर्थ पे। तो इस प्रकार से हमें क्या है, हमें पानी को संरक्षित करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि आप अपनी दिनचर्या के बारे में सोचेंगे तो आप जानेंगे कि आप और हम या फिर आपके पड़ोसी या फिर आपके फ्रेंड्स कितना सारा पानी वेस्ट करते हैं। अभी जब हम पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये जो सारी प्रोसेस है ये आप भी करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, पानी की क्या होती है,
हानि होती है। तो जल संरक्षण में आप देखेंगे कि यह बहुत जरूरी है कि पानी का इस्तेमाल सावधानी से किया जाए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो, यानी कि जितनी हमें ज़रूरत है, जहाँ पे हमें ज़रूरत है, हमें वहीं पे पानी का यूज़ करना है। हमें एक्सेस पानी का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपने जब होली के टाइम पे देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, लोग पानी से होली खेलते हैं। तो वो क्या है, वो पानी का एक क्या है, मिस यूज़ है, यानी पानी की वो हानि है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इतना सारा पानी, इतने सारे लोग अगर पानी से होली खेलेंगे तो इतना सारा पानी वहाँ पे क्या होगा, इतने सारे पानी की हानि होगी। नेक्स्ट तो आप देखेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि बगीचे में इस्तेमाल होने वाला पानी पीने लायक ही हो। यानी कि जो भी आप अपने बाग बगीचे में या फिर अपने पौधों को, जो भी पौधे होते हैं, वो फूल के पौधे हों या कोई और पौधे हों, जरूरी नहीं है कि आप उन्हें स्वच्छ पानी देंगे। जैसे कि कई बार क्या होता है, आप सब्जी को धोते हैं तो आप सब्जी को धो के जो पानी बचता है उसे अपने बगीचे में यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जो बगीचे में जरूरी नहीं है कि आप स्वच्छ पानी को ही यूज करें। फिर भी अक्सर हम निगम द्वारा आपूर्ति किए गए पीने के पानी को बगीचों में सींचते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, पीने के पानी को बगीचे में यूज कर लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बागवानी के लिए उस पानी का उपयोग करना चाहिए जो कि रसोई में पहले से ही सब्जियों और फलों आदि को धोने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी कि हम जैसे फलों को धोते हैं, हम सब्जियों को धोते हैं, तो हम उस पानी का रीयूज कर सकते हैं, यानी पुनः उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपका पीने का पानी होगा, एक तो उसकी बचत हो जाएगी और दूसरा जो आप सब्जियों को धोते हैं उस पानी का पुनः उपयोग हो जाएगा, यानी वो वेस्ट नहीं होगा। सेकेंड स्टेप में आप देखते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके घर में पानी की टंकी भरते समय ओवरफ्लो ना हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि पानी की टंकी में या तो पाइप द्वारा भरते हैं या फिर आप मोटर को चलाते हैं और आपकी जो टंकी होती है वो भरती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लापरवाही से भूल जाते हैं कि हमने टंकी में पानी का पाइप खोला है या फिर हमने मोटर चलाई है। उस वजह से आप देखेंगे कि जो टंकी का पानी क्या होता है, फुल जब हो जाती है तो वो नीचे गिरने लगता है और वो बहुत सारा पानी वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो टंकी भरते समय क्या हो, पानी ओवरफ्लो ना हो और उसका मिसयूज ना हो। नेक्स्ट आप देखेंगे, अपनी कार या स्कूटर धोने के लिए नली के पाइप का उपयोग ना करें, इसके बजाय बाल्टी का उपयोग करें। यानी कि जब भी आप अपनी स्कूटी, अपनी बाइक या अपनी साइकिल को धोते हैं तो आप पाइप से उसे ना धो करके बाल्टी का पानी यूज करें। इससे क्या होगा, जब आप पानी को धोते हैं तो वो पानी तो उतना ही आता रहता है, यानी उसमें जितना उसका अमाउंट होगा वो उतना आता ही रहेगा। अब कभी अगर आप साफ कर रहे हो कपड़े से तो फिर भी वो पानी वहाँ पे गिरता रहता है। और इसकी बजाय यदि आप बाल्टी का पानी यूज करेंगे तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जग से वहाँ पे पानी डाल सकते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर यानी एक्स्ट्रा पानी जो वहाँ पे वेस्ट हो रहा है वो वहाँ पे वेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप इस प्रकार से जल का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप अपने दांतों को ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देते हैं तो लगभग 16 लीटर पानी की खपत हो जाती है। एक मग में पानी भरें और उसकी जगह उसे इस्तेमाल करें। यानी ये क्या बता रहा है कि जब आप ब्रश करते होंगे, ये आपने किया होगा या आपके दोस्तों ने, आपने किसी न किसी को करते हुए देखा होगा, जब आप ब्रश करते हैं तो आप नल को खुला छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक आंकड़ा बताया गया है, लगभग 16 लीटर जो पानी है उसकी खपत हो जाती है एक व्यक्ति के द्वारा। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी आप ब्रश करेंगे, जब भी आप हाथों को धोएंगे तो आप नल को बंद कर देंगे। यानी आपने क्या किया, साबुन लगाया, साबुन से जब हाथ धोए तो अपने जो नल था उसे बंद कर दिया और जब आपको फिर से हाथ धोने होंगे तो आप अपने नल को ओपन करेंगे। वैसे ही आप क्या करेंगे, ब्रश करते समय करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिससे ये छोटी छोटी चीजों से आप जल का संरक्षण कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करके ही ये जल संरक्षण कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए, ये तो हमने बात की जल संरक्षण की। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है वो आता है वर्षा जल संग्रहण। यानी अभी तक आपने बात की वो जल की जो आप जल उपयोग करते हैं अपनी दैनिक जीवन में। अब हम बात करेंगे कि जो वर्षा का जल है उसे कैसे संग्रहित किया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, जब बरसात का टाइम आता है तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है क्योंकि बारिश लगातार आती रहती है और वो पानी बहता चला जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देखेंगे कि जिसके द्वारा जो वर्षा का जो जल है वो संचय हो सकता है। तो यहाँ पे कि जो जल संचय विभिन्न माध्यमों से सीधे वर्षा के जल के संग्रहण की गतिविधि है।
यानी कि अब यहाँ पे कुछ आप पॉइंट्स देखेंगे, जैसे एकत्रित किए गए पानी को या तो तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बाद में उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है। यानी कि जैसे कि आपके छतों से पानी अगर आ रहा है तो आप उससे टंकी भर सकते हैं, उस पानी का आप उस टाइम भी उपयोग कर सकते हैं या फिर उसे संचय करके उसका उपयोग बाद में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए केरल और मिजोरम में जहाँ लगभग पूरे साल बारिश होती है, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए छोटे टैंकों का उपयोग किया जाता है। ये आपको बताई गई है, केरल और मिजोरम की बात बताई गई है कि यहाँ पे क्या होता है, पूरे साल भर बारिश होती रहती है। तो यहाँ पे जो जल संचय होता है किसके द्वारा होता है, जल संचय यहाँ पे टंकियों के द्वारा होता है। ऐसे कि छतों से पाइपों के माध्यम से इन टैंकों से इन्हें कनेक्ट किया जाता है और पानी का सीधा उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि छतों से पाइप को कनेक्ट करेंगे और पाइप को टंकी से कनेक्ट करेंगे। अब जैसे ही बारिश का पानी आएगा तो छतों से सीधे पाइप के माध्यम से टंकी भर जाएगी और वहाँ पे क्या होगा, जल का संरक्षण हो जाएगा। तो ये आपने, और ये कहाँ की बात हो रही है, ये केरल और मिजोरम की बात हो रही है। तो ये क्या है, ये आपकी नोटबुक में दिया गया है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो वर्षा का जल संग्रह है जो टंकियों के माध्यम से किया जाता है वो किन राज्यों में किया जा सकता है। तो आपको इन राज्यों के नाम भी याद रखने हैं क्योंकि ये क्या है आपकी बुक में दिए गए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि दिल्ली जैसी जगह में जहां मानसून सिर्फ 3 महीने रहता है, बारिश के पानी को भूजल के रूप में जमा करना ज़्यादा उपयोगी होता है। यानी कि वो शहर जो जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं जैसे दिल्ली होता है, तो वहाँ पे जो बारिश होती है वो कम होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, भूमिगत जल यूज किया जाता है जल संरक्षण के लिए। तो यहाँ पे आप एक इमेज देखेंगे, यहाँ पे यही है कि ये क्या है, ये एक छत है, रूफ है, यहाँ से क्या है, यहाँ से एक पाइप को टंकी में कनेक्ट किया गया है और यहाँ से जो वर्षा का जो जल है वो संग्रहित किया गया है। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स आते हैं कि आप वर्षा के जल को कैसे संग्रहित कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए, ये आपने जाना वर्षा जल संग्रहण के बारे में। तो इसी टॉपिक के साथ हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसमें जो आपका जो जल चैप्टर है, इसमें आपने जो जितने भी टॉपिक थे उनके बारे में पढ़ा। आपने जाना जल क्या होता है, जल कहाँ से होता है, जल के क्या क्या स्रोत होते हैं, वाटर साइकिल क्या होती है, सूखा क्या होता है, बाढ़ क्या होता है, जल तालिका क्या होती है, जल के क्या क्या उपयोग होते हैं, जल को कैसे संग्रहित किया जाता है और वर्षा जल को कैसे संग्रहित किया जाता है। तो आई होप मैंने आपको जितना पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसके बाद हम क्वेश्चन और आंसर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बीच में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पानी वायुमंडल में वाष्प में बदल जाता है। यानी आपको उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसमें जो पानी है, जो जल है, वायुमंडल में वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी पानी किसके रूप में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहा है। उस प्रक्रिया का आपको नाम बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है वाष्पीकरण, सेकेंड है वाष्पोत्सर्जन, थर्ड है अवक्षेपण और लास्ट है संक्षेपण। आपने जब भी आपने पढ़ा था ये जो क्वेश्चन आया है किससे आया है, ये वाटर साइकिल से आया है। वाटर साइकिल में आपने देखा था जो पानी है वो सूर्य की किरणों से गर्म होके भाप के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो और ये क्या है, ये जो वाटर साइकिल है जो जल चक्र का सबसे पहला स्टेप है। तो इसे हमने कहा था कि जब भी वाटर बॉडी से पानी भाप के रूप में बदलता है तो उसे हमने क्या कहा था, वाष्पीकरण कहा था। यानी कि इसका जो आंसर क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। यदि हम प्लांट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या होता है, यहाँ पे आंसर होता है वाष्पोत्सर्जन। यानी जब भी वाटर बॉडीज यानी जल निकाय की बात हो रही है, या फिर मैंने इसका एक और एग्जांपल आपको बताया था जैसे कपड़ों का सूखना, कपड़ों का सूखना भी क्या है, वाष्पीकरण है। जब आप पानी को बॉईल करते हो और पानी जो है भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वो भी क्या है, वो भी वाष्पीकरण है। बट जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, जब हम पौधों की बात करते हैं और पौधों में पानी की जो हानि होती है उसके स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि पानी वायुमंडल में वाष्प के रूप में बदल जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर है वो है ए। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपसे पूछा गया है पेयजल है, यानी पेयजल का क्या अर्थ होता है, पीने लायक जो जल है जिसे आप अपने जिसे पीने में यूज करते हैं वो कौन सा जल है। सबसे पहला है समुद्र का जल, दूसरा है चयनित स्थानों पर भूजल, नेक्स्ट है नदी का जल और लास्ट है तालाबों का जल। तो आपने देखना है कि इनमें से जो कौन सा जल है वो पीने लायक जल होता है। तो यदि समुद्रों की बात की जाए तो समुद्रों का जल कैसा होता है, नमकीन होता है, यानी उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है और उसे पीने में यूज नहीं कर सकते हैं। नदी और तालाबों की यदि बात की जाए तो तालाबों में क्या होता है, तालाबों में रुका हुआ पानी हो सकता है और वो दूषित हो सकता है। नदियों की बात की जाए तो नदियों का भी जो पानी होता है वो उसे पीने लायक नहीं मानते थे, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ गंदगी हो तो वो हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा बी होगा कि चयनित चयनित स्थानों पर भूजल। भूजल क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि जब बारिश आती है तो मिट्टी की अलग अलग लेयर, यानी जिसे हमने क्या कहा था सॉइल प्रोफाइल कहा था, तो वहां पे क्या होता है कि जो पानी रिस कर नीचे चला जाता है, भूमि की निचली सतह पर चला जाता है, जिसे हमने ग्राउंड वाटर कहा था। ग्राउंड वाटर क्या है, सबसे प्योर वाटर है। तो यही जो वाटर है ये पीने लायक पानी होता है। जैसे आपने हैंडपंप के थ्रू जो पानी आप निकालते हो, जो आपने नेचुरली पानी को निकलते हुए कहीं से देखा होगा, तो वो कहाँ आ रहा है, वो भूमि के नीचे से पानी आ रहा है और वही जो होता है वो पीने लायक पानी होता है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि कौन सा जल चक्र का भाग नहीं है, यानी आपको बताना है कि जो वाटर साइकिल है यहाँ पे वाटर साइकिल का पार्ट कौन सा नहीं है। सबसे पहला है बादल का गठन, सेकंड आपके पास आती है बारिश, थर्ड आता है जानवरों द्वारा पीने वाला पानी, या डी आता है सूर्य। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा जो पॉइंट है वो जल चक्र का पार्ट नहीं है। तो आंसर ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे है, जो है सी, यानी कि जानवरों द्वारा पानी पीना जो है वो जल चक्र का पार्ट नहीं है। जल चक्र के आपने 4 पार्ट पढ़े थे। सबसे पहला आपने वाष्पीकरण देखा था, जिसमें जो पानी है भाप के रूप में उड़ रहा है। दूसरा आपने संघनन देखा था, जिसे हम क्या कहते हैं, बादल का वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। बादल का फॉर्मेशन हुआ तो फिर क्या हुआ, बादलों के बीच घर्षण हुआ और क्या हुई, बारिश हुई। अब क्या हुआ, जब वाष्पीकरण हो रहा था तो किसके द्वारा हो रहा था, सूर्य की किरणों के द्वारा हो रहा था। यानी ये जो तीनों ही क्या है, ये जल चक्र के पार्ट है। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी जानवरों द्वारा पानी पीना, इसका जल चक्र से कोई भी संबंध नहीं है। के बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है जलवाष्प के संघनन का क्या परिणाम होता है, यानी जो जलवाष्प होती है, जलवाष्प का संघनन, यानी आप अगर साधारण भाषा में कहीं तो जमना इसे कह सकते हैं। तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आपके पास ऑप्शन में है वर्षा, सेकेंड है हिमपात, थर्ड है ओलावृष्टि एंड लास्ट है टीनी वाटर ड्रॉपलेट, यानी पानी की छोटी छोटी बूंदे। टीनी ड्रॉपलेट क्या होती है, पानी की छोटी छोटी बूंदे। इनमें से आपको क्या करना है, अपना ऑप्शन देखना है कि जलवाष्प के संघनन से क्या होता है, यानी जलवाष्प के जमने से क्या होता है। तो आप देखेंगे आपका जो आंसर है वो है डी, यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें बनती हैं। ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब जलवाष्प हुई, जलवाष्प कैसे बनी, यहाँ पे आप व्याख्या अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जलवाष्प तेज होने के कारण वायुमंडल में ऊपर उठती है। यानी कि जब क्या हुआ, जब पानी था, पानी में सूर्य की किरणें पड़ी तो उससे क्या हुआ, तापमान बढ़ गया, यानी टेम्परेचर बढ़ गया पानी का। टेम्परेचर बढ़ा तो वाटर मॉलिक्यूल्स की गति ऊर्जा बढ़ गई, यानी उन्हें ऊर्जा मिल गई। जैसे ऊर्जा मिलते ही आप क्या होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। वैसे ही क्या हुआ, जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्टिव हो गए, वो गति करने लग गए, वो बहुत रैंडम गति करने लग गए। इतनी गति करने लग गए कि वाष्प के रूप में तेजी से क्या करें, वायुमंडल में ऊपर की ओर उड़ने लग गए। फिर क्या हुआ, जब जलवाष्प ठंडी हो जाती है, ये आगे संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों में इसका निर्माण हो जाता है। यानी क्या हुआ, पहले तो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत उनमें ऊर्जा थी, वो ऊपर भाप के रूप में गए, वाष्प के रूप में गए। वहां पे क्या हुआ, जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो उन्होंने जमना शुरू कर दिया। जब जमना शुरू किया तो क्या हुआ, पानी की छोटी छोटी बूंदों में वो परिवर्तित हो गए, यानी कि टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स जिन्हें कहते हैं। तो आप अपना आंसर अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है समुद्र और भूमि के बीच पानी की परिसंचरण को क्या कहते हैं। यानी इनमें से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो भूमि होती है और जो समुद्र होता है, यानी समुद्र और भूमि के बीच जो पानी का क्या है ट्रांसफर हो या परिसंचरण हो, उसे सर्कुलेशन हो, उसे क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है जल चक्र, सेकंड है वर्षा चक्र, थर्ड है जल प्रबंधन और डी है जल संचयन के रूप में जाना जाता है। तो आपने देखना है कि जो पानी का जो परिसंचरण होता है किसके समुद्र और भूमि के बीच में वो किस प्रकार होता है। आपने जब जल के बारे में पढ़ा था तो आपने क्या देखा था कि पानी परिवर्तित हो रहा है, पहले वो क्या रहा है समुद्रों से कहाँ जा रहा है वायुमंडल में जा रहा है, वायुमंडल से पृथ्वी पर आ रहा है, भूमि पर आ रहा है, भूमि से फिर से कहाँ आ रहा है, भूमि से फिर से वो समुद्र में आ जा रहा है। तो ये जो परिसंचरण है यानी ये जो साइकिल है इसे क्या कहते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा जल चक्र। यानी कि जल चक्र में ही क्या होता है पानी पहले समुद्र से वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल से कहाँ जाता है, वायुमंडल से फिर से बारिश के रूप में पृथ्वी पर आता है और फिर संग्रह के द्वारा क्या होता है लास्ट में ये समुद्र में आ जाता है। तो इसकी जो व्याख्या है कि पृथ्वी से वायुमंडल में और वापस पृथ्वी पर पानी के निरंतर प्रवाह को जल चक्र के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो समुद्र से वायुमंडल, वायुमंडल से पृथ्वी और पृथ्वी से फिर से समुद्र में आने की जो प्रोसेस होती है पानी की उसे हम जल चक्र कहते हैं। तो आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा सतही जल का स्रोत नहीं है। सतह क्या होती है जिसमें हमने पढ़ा था कि सतही जल इनमें से कौन कौन सा नहीं है। सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास आया है बारिश का पानी, सेकंड है नदी और झीलों का पानी, थर्ड है झरने का पानी और लास्ट है समुद्र का पानी। तो आपने देखना है कि इन ऑप्शंस में से जो सतह का जल इनमें से कौन सा स्रोत नहीं है। यहाँ पे आपसे नहीं पूछा गया है, यानी कि सतही जल का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सा पानी सतह पे रहता है, यानी पृथ्वी की सतह पर रहता है। तो बारिश का जो पानी होता है वो नीचे आता है यानी सतह पे बहता है, नदी और झीलों का जो पानी होता है वो भी सतह पे रहता है और समुद्र का जो पानी होता है वो भी सतह पे रहता है। और झरने का जो पानी होता है वो सतह पे नहीं रहता है। जैसे आपने झरने का अगर डायग्राम देखा होगा तो जो झरना होता है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। यानी कि यहाँ पे क्या है आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है सी। आप अपने आंसर को कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए तो स्टूडेंट्स आज आपने पढ़ा जल के बारे में, जल चक्र के बारे में, सूखे के बारे में और बाढ़ के बारे में। इसके अलावा आपने क्या क्या देखा कि जो जल का संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस और आंसर प्रैक्टिस किए हैं। आई होप इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके जितने भी डाउट रहे होंगे वो क्लियर हुए होंगे। इसके आगे वाली क्लास में हम फिर से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपका जो चैप्टर में जितने भी टॉपिक होंगे वो कवर हो जाएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।